जी आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सबको खुशामदीद। जिस तरह दोस्तों हमारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चाहे मुतल्ला पाकिस्तान हो, करंट अफेयर हो या जीके हो, इसके हवाले से इस्लामियात हो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग ने जो सिलेक्ट करने हैं या कौन से एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीट होते हैं उसकी वीडियोस भी हम लोग अपलोड करते रहे हैं। तो इस हवाले से जो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चुनाव किया है वो है वर्ल्ड वार। ये वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशंस, इसी के हवाले से जो कोल्ड वार्स है, फिर इसके बाद हम लोग ने हर कंट्रीज को अलहदा अलहदा भी पढ़ लेना है। इसी तरह पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंस पाकिस्तान के हवाले से कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है वो सब हम लोग ने पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो आपके पास है वर्ल्ड वार 1। वर्ल्ड वार 1 को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लोबल वार। और इसी तरह इसको हम और आप कहते हैं ग्रेट वार भी इसको कहते हैं, सोकाल ग्लोबल वार। ठीक है, एंड ग्रेट वार भी कहते हैं। अच्छा, ये कब स्टार्ट हुआ? देखिए, ये 1914 से लेकर के कब 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट होता है, नवंबर 1918 तक ये जारी रहता है। 1914 से लेकर के 1918 तक ये जंग जारी रहता है। ठीक है, अच्छा, ये तकरीबन उस टाइम जब ये जंग जारी था तो कई किस्म के ममालिक का आपस में अलायंस बनता था, यानी 3-4 ममालिक एक साथ होते थे, वो अलायंस बनाते थे। इसी तरह 3-4 ममालिक और हो जाते थे, वो अलायंस बनाते थे और एक दूसरे के खिलाफ एग्रीमेंट्स भी बनाते थे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कुछ ममालिक मिल गए हैं, उसने अलायंसेस बनाए, जिसमें कुछ ममालिक का नाम ये है और कुछ के ये है। इस वाले को हम लोग कहते हैं अलाइड पावर, जिसमें रशिया था, ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, ठीक है, और इटली था, जापान था और रोमानिया था। इसको हम और आप कहते हैं कौन सा? अलाइड पावर। ठीक है, इसके अंदर और दूसरा आपके पास है सेंट्रल पावर। कौन सा? एक अलाइड पावर है, दूसरा सेंट्रल पावर है। सेंट्रल पावर्स कौन सा है? जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और आपके पास हंगरी हो गया, बल्गेरिया हो गया और ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन एम्पायर हो गए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल पावर और ये आपके पास अलाइड पावर्स है। तो ये इनके दरमियान जो अलायंस हुआ था, इसके मुताबिक कि अगर मेरे कंट्री के ऊपर कोई ऐसा खुदा न खास्ता अगर कोई बुरान आया या किसी से लड़ाई हुआ तो फ्रांस इसका मदद करेगा, रशिया भी इसका मदद करेंगे, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। इसी तरह जो जर्मनी था इसका भी इसी तरह था। जिस तरह ऑस्ट्रिया हंगरी, ये पहले एक ममालिक होते थे। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो वियना है, हंगरी का बुदापेस्ट है। तो ये पहले एक कंट्री थी। ठीक है, और दूसरा बल्गेरिया था, ओटोमन एम्पायर। इसके मुताबिक भी कि अगर मेरे पास कोई ऐसा मसला आया तो एक दूसरे के साथ हम लोग ने कोऑपरेटिव रहना है। ठीक है, तो ये आपके पास अलाइड पावर थे। अब इनके दरमियान जंग चढ़ती है। अब जंग किस तरह चढ़ती है, क्या क्या वजह बनता है, क्या क्या कौन कौन से मुल्क यहां पर इस्तेमाल हुए, ठीक है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, तो उसको पढ़ते हैं। तो इसमें यूएसए ने भी हिस्सा लिया था। इधर देखिए, मैंने नीचे लिखा है यूएसए आल्सो कम इन 1917 एंड 18, यानी 1917 से लेकर 1918 में 18 तक यूएसए ने भी इस जंग के अंदर क्या किया? पार्टिसिपेशन ले लिया। कब? 1917 से लेकर के इसने भी यूएसए ने यहाँ पर अपना किरदार किया। मतलब जहां पर लड़ाई ना हो यूएसए उसमें ना हो, ये हो नहीं सकता। यूएसए ने भी बाद में इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, यूएसए ने इस ममालिक के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेशन भी किया, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इस वर्ल्ड वार का कौन सा ऐसा जो मसले है कि उस वजह से वर्ल्ड वार चिढ़ गई थी। ठीक है, तो वर्ल्ड वार की जो काजिस है वो दरअसल इस काजिस से हुआ। एक होता है मिलिट्रिज्म की वजह से, और दूसरा आपके पास है अलायंस सिस्टम्स। वही मैंने जो पहले में कहा था कि कुछ मुल्क आपस में मिल जाते थे, एक अलायंसेस बनाते थे, एक दूसरे के खिलाफ एग्रीमेंट बनाते थे, उस वजह से, यानी अलायंस सिस्टम्स। और तीसरा आपके पास है एम्पेरियलिज्म, और चौथा जो है वो है नेशनलिज्म। कौन सा? एम्पेरियलिज्म्स और नेशनलिज्म्स, अलायंस सिस्टम्स, मिलिट्रिज्म्स। ठीक है, इस वजह से ये जंग क्या हुआ?
चिढ़ गया था। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि मिलिट्रिज्म से क्या मतलब। इधर देखिए मैंने सबसे पहले यहां पर लिखा है मिलिट्रिज्म। अच्छा, फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। देखो हर मुल्क की ये ख्वाहिश होती थी कि मेरे पास बहुत ज्यादा वेपन्स हो, मेरे पास खतरनाक वेपन्स हो, मेरे पास बहुत ज्यादा मिसाइल्स हो, मेरे पास टैंक ज्यादा हो, पर अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, ठीक है, ताकि दूसरे मुल्क अगर मेरे से कोई लड़ाई कर सके या कोई मुझ पे कोई अटैक करे तो मैं उसके ऊपर मुंह तोड़ जवाब दे दूं। तो इसके लिए वो क्या कर लेते थे, स्ट्रॉन्ग मिलिट्रिज्म्स का वो कर लेते थे। इसमें देखे स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज क्या है, मशीनरी गन्स, टैंक्स, ठीक है। इसी तरह उस टाइम जो ज्यादा यानी हाई लेवल पर थे, यानी वो डेवलप्ड थे, जिस तरह जर्मनी हो गया, ब्रिटिश हो गया, वो बहुत ज्यादा आपके पास यूरोप में क्या थे, वो डेवलप्ड थे। तो जो ब्रिटिश और जर्मनी थे उसने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल किया था। क्या द ब्रिटिश एंड जर्मनी यूज्ड, उसने क्या किया था, यूज्ड किया था क्या, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फॉर द मिलिट्रीज इक्विपमेंट। उसने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को किसके लिए इस्तेमाल किया था, मिलिट्रीज इक्विपमेंट्स के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर लिया था, ठीक है। तो ये मिलिट्राइजेशन ताकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग आर्मी हो, फॉर ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए, यानी उसकी हिफाजत के लिए वो बहुत ज्यादा कोशिश होती थी कि मेरे पास स्ट्रॉन्गली मिलिट्री क्या हो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो। तो इस वजह से भी एक दूसरे से वो क्या कर लेते थे, अगर एक के पास कुछ होता था तो दूसरा इससे ज्यादा बनाता था, तीसरा इसका कोशिश होता था कि मैं से भी ज्यादा बना हूं। इस रेस में ये लोग जारी थे। अच्छा, ये आपके पास मिलिट्रिज्म हो गया। दूसरा आपके पास क्या है, अलायंस सिस्टम। क्या, अलायंस सिस्टम, ठीक है। अब अलायंस सिस्टम्स क्या है, देखिए अलायंस सिस्टम जो है वो मैंने पहले कहा था कि 3 या 4 मुल्क एक साथ वो अलायंस बनाते थे, यानी एहतियात करते थे, और दूसरे मुल्क के खिलाफ वो एग्रीमेंट करते थे, छुप के एग्रीमेंट करते थे। तो क्या हुआ, अलायंस सिस्टम में एक ट्रिपल अलायंस हुआ। कब, 1882 में, 1882 में, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिपल अलायंस। क्या, ट्रिपल अलायंस, आप बोला करें ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी और आपके पास ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने एक ट्रिपल अलायंस बनाया था, यानी इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया था चुपके, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो है एक है ट्रिपल एंटेंट। क्या है, ट्रिपल एंटेंटी वो हुआ था कब, 1907 के अंदर। क्या, ट्रिपल इंटेंटी। अच्छा, ये ट्रिपल इंटेंटी कब हुआ था, ये जो था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के दरमियान 1907 में ट्रिपल इंटेंटी हुआ था। ये भी एक एग्रीमेंट था। तो इस तरह अलायंस बना रहे थे एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे से चुप करके, ठीक है। तो ये इस अलायंस की वजह से एक जंग चिढ़ गई थी। इसी तरह ये दूसरा हो गया। तीसरा आता है एम्पेरियलिज्म। क्या मतलब एम्पेरियलिज्म, देखिए उस टाइम जो अफ्रीका था वो मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं हो चुका था, ठीक है। तो वहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज थे, यानी जो उस टाइम पावर में थे या अपनी पावर का मुजाहरा कर रहे थे, तो वो ये चाहते थे कि मैं वहां पर कॉलोनीज बना करके या किसी मिलिट्री मिलिट्री इन्फ्लुएंस वहां पर क्रिएट करके, मिलिट्री इन्फ्लुएंस या कॉलोनीज या कम्युनिटीज वहां पर जा करके उस एरिया को कब्जा करूं और मेरी ताकत जो है वो एक्सटेंड होता रहे। ये आपके पास क्या कहलाता है, एम्पेरियलिज्म, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, फॉर द एक्सटेंडिंग पावर, पावर्स को बढ़ाने के लिए क्या है, एंड इन्फ्लुएंस थ्रू द कॉलोनाइज मिलिट्रीज इन द अदर, ठीक है, ऑफ द कहते हैं अदर मींस ऑफ द कंट्रीज, यानी कंट्रीज के लिए वो मिलिट्री के जरिए से, कॉलोनाइज के जरिए से और इसी तरह कम्युनिटीज के जरिए से किसी मुल्क के ऊपर यानी वहां पर जा करके कब्जा करके अपनी मुल्क की पावर्स को बढ़ाते थे, ठीक है। उस टाइम अफ्रीका मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं हो चुका था, तो ये लोग वहां पर कब्जा कर रहे थे। ये आपके पास है एम्पेरियलिज्म। इस वजह से आपके पास जंग का चढ़ने का खदशा हो गया। तीसरा नेशनलिज्म।
लेकिन मैंने आपको पहले कहा था नेशनलिज्म से मकसद ये है कि उस दौरान जो ब्रिटिश था और आपके पास जर्मनी था वो एक डेवलपिंग बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से तरक्की में थे। तो हर मुल्क ये चाहता था कि मैं अपना एक खुद, जिस तरह आपके पास जर्मनी है, जिस तरह आपके पास ब्रिटिश है, इसी की तरह मैं भी एक अपना कौम बना हूं, इसी तरह मैं अपनी मुल्क की रिप्रेजेंट ही करूं एक आजादाना तौर पर। इसको कहते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, ये देखो, फॉर आइडेंटिफिकेशन विद ओन नेशनल फॉर इट्स इंटरेस्ट। ठीक है, ये नेशनलिज्म था। तो ये चार आपके पास मसले थे जिससे जो जंग छिड़ने का खतरा प्रोड्यूस हो गया था। इसी तरह अब जंग का इशारा किस तरह होता है, जंग स्टार्ट किस तरह होता है, वो पढ़ते हैं। अच्छा, यूरोप कंट्रीज देखो, यूरोप के अंदर आप जब पढ़ते हो, एक सेंट्रल यूरोप हो गया, दूसरा यहाँ पर बाल्कन कंट्रीज होता है, दूसरा आपके पास यूरोप का जो कंट्रीज होता है। तो वहां पर बाल्कन कंट्रीज थे। ठीक है, जिस तरह स्कैंडिनेवियन माउंटेन की वजह से वहां पर कुछ कंट्रीज है, उसको हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, बाल्कन कंट्रीज, सेंट्रल यूरोप कंट्रीज। ठीक है, तो वहां पर जो बाल्कन कंट्रीज है, जिस तरह आपके पास बल्गेरिया हो गया, मोंटेनिग्रो हो गया, अल्बेनिया हो गया, रोमानिया हो गया, ग्रीस हो गया, सर्बिया हो गया, क्रोएशिया और बोस्निया, ये उस वक्त किसकी उसमें थे, कब्जे में थे। ये उस वक्त जो थे, ये ऑटोमन एम्पायर की कब्जे में था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर की कब्जे में था। याद रख लेना, ऑटोमन एम्पायर ने 600 साल हुकूमत की थी। कितना? 600 साल। तो ये कंट्रीज जो थे, बाल्कन्स कंट्रीज जो यूरोप के अंदर थे, वो किसके कब्जे में थे? वो यूरोप ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थे। अच्छा, फिर कुछ टाइम के बाद याद रख लेना, कौन है? बल्गेरिया है, रोमानिया है, ग्रीस है और सर्बिया है। उन्होंने इस ऑटोमन एम्पायर से अपनी जान छुड़ा दी और कंट्री आजादाना तौर पर अपने मुल्क उन्होंने बनाया। फिर क्या हुआ था? इस तरह आपके पास ये बोस्निया जो है, ये उस टाइम क्या थी? ये ऑस्ट्रिया और हंगरी के कब्जे में था। किसके कब्जे में था? ऑस्ट्रिया और हंगरी के कब्जे में। अब देखो, अब सवाल असल यहां से स्टार्ट होता है, आपने समझना है। सर्बिया तो खुद आजाद था, वो ये चाहता था कि ये जो बोस्निया जो ऑटोमन एम्पायर में है वो अलहदा हो जाए। लेकिन बोस्निया जो था वो किसके कब्जे में आ चुका था? वो ऑस्ट्रिया और हंगरी के कब्जे में आ चुका था। सर्बिया की कोशिश थी कि मैं उसको अलहदा करूं या उसको खुद मुख्तियारी दिला दूं, उसके साथ कोशिश कर रहा था, एल्फ कर रहा था। तो फिर क्या हुआ? तो बोस्निया, तो उस टाइम एक ऑस्ट्रिया और हंगरी थे, वो तो एक ही मुल्क थे, उसका नया किंग आ रहा था। तो बोस्निया के अंदर, किसके अंदर? इस बोस्निया के अंदर एक नेशनलिस्ट था। कौन था? एक नेशनलिस्ट था। उस नेशनलिस्ट का ये ख्याल था कि अगर हमारे मुल्क के अंदर ये जो फ्यूचर में आने वाला किंग है, इस किंग का नाम क्या है? इस किंग का नाम लिखा है प्रिंस फेर्डिनेंड है। प्रिंस फेर्डिनेंड अगर आया, मैं इसको कत्ल करूंगा। और इसके साथ किसकी मदद थी? इसके साथ सर्बिया की मदद थी। ठीक है, क्योंकि बोस्निया उस टाइम ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे में था। तो इस नेशनलिस्ट का ये ख्याल था इसके साथ सर्बिया का मुकम्मल तौर पर उसके जो ग्रुप्स थे वो हमायत हासिल थी। तो फिर क्या हुआ? एसोसिएशन ऑफ फ्यूचर किंग, किसका? प्रिंस फेर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का बादशाह बन रहा था, किंग बन रहा था। तो वहां पर नेशनलिस्ट ने इसको क्या किया? कत्ल कर दिया। किसकी कहने पर? सर्बिया की कहने के ऊपर। किसका? सर्बिया की कहने के ऊपर बोस्निया के नेशनलिस्ट ने इसको कत्ल कर दिया। तो फिर जब किसको? ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया को चाल जान करके उन्होंने उसको कहा कि आप सरेंडर हो जाओ। ठीक है, अगर सरेंडर आप नहीं होते तो हम लोग ताकत का इस्तेमाल करके आपको जबरदस्ती से सरेंडर करवाएंगे। तो फिर क्या हुआ? तो इस सर्बिया ने याद रख लेना, इस सर्बिया ने जब ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो धमकी इस सर्बिया के पास आया कि आप सरेंडर हो जाओ, तो इस सर्बिया ने किससे मदद लिया? इस सर्बिया जो था उस टाइम तो अलायंस थे, इसने मदद लिया था किससे? जर्मनी से।
सॉरी रशिया से उन्होंने मदद लिया था। किससे मदद लिया था? रशिया, ठीक है, रशिया से मदद लिया था। किसे? रशिया से। और इसी तरह ऑस्ट्रिया हंगरी जो था, उन्होंने किससे हेल्प लिया था कि हम लोग जाकर के सर्बिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, आप हमारे साथ दे दो। तो उन्होंने जर्मनी के साथ, किसके साथ? जर्मनी से हेल्प लिया था। तो फिर क्या हुआ? सर्बिया और हंगरी ऑस्ट्रिया का मसला चल रहा था, बीच में कौन आ गए? रशिया और जर्मनी आ गए हैं। तो फिर क्या किया? उस टाइम जो था सर्बिया तो जर्मनी के साथ था, उसने हेल्प लिया था रशिया से। मैंने उधर लिखा भी है, देखें, सर्बिया टेक हेल्प किससे? रशिया से। एंड हंगरी ऑस्ट्रिया टेक हेल्प किससे? जर्मनी से। जर्मनी से उन्होंने क्या लिया था? हेल्प लिया था। तो फिर जैसे हेल्प लिया था तो उस टाइम रशिया और थोड़ा सा पावरफुल था, क्यों नहीं कि एक दूसरे के साथ सब अलायंस बनाए था, बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो फिर रशिया ने क्या किया? जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया। बड़े मुल्कों का लड़ाई हुआ, ठीक है, जर्मनी के ऊपर उसने अटैक कर दिया। अच्छा, जब रशिया ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया था, इधर देखिए कौन कौन है? रशिया है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जापान है, रोमानिया है, ठीक है। तो जब किसने? रशिया ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया, इसी तरह क्यों ने कि रशिया का अलायंस फ्रांस भी था, फ्रांस ने भी जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया, दोनों ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया। तो जर्मनी ने फिर क्या सोचा? जर्मनी ने यह सोचा कि मैं जा करके बेल्जियम के जरिए, यानी बेल्जियम में अपने जो मेरे पास मिलिट्रीज है उसमें जा करके फ्रांस और रशिया के, पहले फ्रांस के ऊपर अटैक करूंगा, फिर जाकर के रशिया के ऊपर अटैक करूंगा। तो जब इनने अपना जितने भी मिलिट्रीज थे या जो सी भी चीजें थे वो जब बेल्जियम की तरफ लाए, तो फिर क्या किया? फिर जर्मनी के ऊपर ब्रिटिश यानी ब्रिटेन ने हमला कर दिया। कब? 1839 में, सॉरी इसमें 1800 क्यों नहीं के 1839 में बेल्जियम और ब्रिटिश का एक मायदा हो चुका था कि आपकी कौमी सलामती के लिए अगर किसी ने अटैक किया मुझ पर, यहाँ पर हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो जब जर्मनी आया, इस बेल्जियम को क्रॉस कर रहा था या बेल्जियम के अंदर आया फ्रांस और रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए, तो ब्रिटिश ने इस मायदे के तहत जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो कहीं वो अटैक से इससे काफी नुकसान हुआ, यहां पर इनकी लड़ाई चल रही थी। तो अलबत्ता फ्रांस को जो है कुछ नुकसान पहुंच गया, यहां पर फ्रांस को कुछ इसकी जो मिलिट्रीज थे या उनकी चीजें थे उनके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिए थे, लेकिन जर्मनी को तीनों तरफ से अटैक हुआ, जहां ब्रिटेन से भी हुआ और दूसरा फ्रांस से भी हुआ, रशिया से भी हुआ। फिर क्या हुआ? इसमें जो अथमन एम्पायर था, याद रख खिलाफत उस्मानिया, तो जब हम लोग मुतल्ला पाकिस्तान में पढ़ेंगे कि खिलाफत उस्मानिया स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ओटमन एम्पायर ने जाकर के किसके ऊपर अटैक कर दिया? ओटमन एम्पायर ने जाकर के रशिया के ऊपर अटैक कर दिया। अभी तेरा क्या काम है? काम तो उनका चल रहा है। तो ओटमन एम्पायर का ये ख्याल था कि मैं स्विस कैनाल के ऊपर, किसके ऊपर? ताकि स्विस कैनाल मेरे कब्जे में आ जाए। स्विस कैनाल मेरे कब्जे में आने पर उन्होंने जाकर के अटैक कर दिया, किसके ऊपर? रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। इस दौरान यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा खून खराबी थी, बहुत ज्यादा सप्लाई जो फूड का था वो बंद था, और इसी तरह सब चीज जिम्मा जो फूड था या आर्म्स था यानी असला वगैरह था, और दूसरे जो इकोनॉमिक्स पैसे थे वो सारा यूएसए जर्मनी को भी दे रहा था, और इसी तरह जो रशिया यानी फ्रांस वगैरह को भी यूएसए सपोर्ट कर रहा था। यूएसए ने काफी सपोर्ट किया दोनों को। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में यह हुआ कि जो रशिया था, रशिया ने मेक्सिको को खत लिखा कि आप ऑस्ट्रेलिया यूएसए के ऊपर अटैक करें। हालांकि यूएसए तो दोनों का साथ दे रहा था। तो फिर क्या किया इसने? खत लिखा, किसने? जर्मनी ने खत लिखा कि आप किस अमेरिका के ऊपर अटैक करें। किसको खत लिखा? मेक्सिको को खत लिखा। तो उन्होंने ये खत क्या हुआ? ये खत की जो कहानी थी ये अमेरिका के सामने आ गई, ये लीक हो गया एक किस्म का, उसको पता चल गया। तो फिर अमेरिका ने क्या किया? एंट्री मारी। अमेरिका ने कहा कि भाई मैं आप लोग को इतना सपोर्ट कर रहा हूं अरब वाले से, तो उन्होंने जर्मनी से हट करके आया इस लेन में खड़ा हो गया।
किस लैन में? इस लैन में अलाइड पावर्स के लेंस में ये खड़ा हो गया। कौन? अमेरिका 1817 में। और 1817 में क्या हुआ? 1817 में मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं कुछ मिटा रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। इधर देखिए 1817 में फिर क्या हुआ? 1817 में ये हुआ कि आप जो रशिया था, रशिया के अंदर क्या आया? रेवोल्यूशन आया, एक इंकलाब आया। कब? कहां पर? रशिया ने उनको कहा कि भाई मेरा इस जंग से अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यूएसए आ गया। यूएसए ने हर दिन तकरीबन 10-10 हजार मिलिट्रीज वहां पर भेज दिए, ठीक है। और इसी 1817 के अंदर यूएसए जाकर के अलाइड पावर्स के सख्त में खड़ा हो गया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? जर्मनी को थोड़ा सा खुशी महसूस हुआ क्यों नहीं कि रशिया निकल गया। फिर जर्मनी और फ्रांस के दरमियान भी, जर्मनी और फ्रांस के दरमियान, किसके दरमियान? यहां पर जर्मनी था, ठीक है। जर्मनी में उर्दू में लिखता हूं ताकि टाइम जाया ना हो। और जर्मनी और प्लस फ्रांस के दरमियान भी क्या हुआ? माहिदा हुआ। क्या हुआ? माहिदा हुआ, जिसमें जर्मनी को उसको क्या हुआ? डिफेक्ट हुआ, उसको यानी शिकस्त हुआ। जर्मनी जो है उसको क्या हुआ? जर्मनी जो है डिफीटेड हुआ फ्रॉम किससे? फ्रांस से। तो इनके दरमियान भी एक एग्रीमेंट हुआ। अमेरिका कब आया? अमेरिका जो है वो कब आया? वो 1917 को आया, ठीक है। 1917 को आया, इस लाइन के अंदर खड़ा हो गया। तो उस टाइम 1917 में रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आ चुका था। रशिया जो है बीच से हट गया था। तो फिर जब बीच से हट गया था तो इसी दौरान फिर जब जर्मनी ने ये सोचा कि बहुत ज्यादा अमेरिका की तरफ से मिलिट्रीज जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने फ्रांस के साथ बैठ करके एक एग्रीमेंट किया, ठीक है। कब? 1918 के अंदर फ्रांस के साथ गए करके एक एग्रीमेंट किया, यानी यहां पर जो जंग है वो रुक गया, ठीक है। जंग रुक गया। तकरीबन कहते हैं कि इसके अंदर 17 मिलियन लोग इसमें क्या हो गए थे? लोग अलग हो गए थे। 20 मिलियन लोग इसमें जख्मी हो गए थे। और इसी तरह कहते हैं कि 11 मिलियन इसमें सोल्जर्स थे, वो आपके पास मुकम्मल तौर पर क्या हो गए हैं? अलग हो गए थे 11 मिलियन। और अमेरिका ने यहां पर काफी सपोर्ट किया था दोनों को, और अमेरिका ने रशिया को भी सपोर्ट किया। अमेरिका ने उस तरफ रशिया के जो अलायंसेस थे, उस तरफ जो जर्मनी के अलायंसेस थे, दोनों को सपोर्ट ही कर दिया था। उसी अमेरिका ने फिर दोनों को क्या है पांव पे खड़ा किया। यहाँ पर अमेरिका ने बहुत ज्यादा अपना पॉजिटिव किरदार अदा कर लिया था, लेकिन यहाँ पर खड़ा हो गया 1817 में। क्यों? जब खत के जरिए से उन्होंने कहा था कि आप किसको? मैक्सिको का कहा था कि आप अमेरिका के ऊपर अटैक करें। तो फिर बाद में जाकर के अमेरिका यहाँ पर खड़ा हो गया। कब? 1900 यानी 1970 से लेकर 1980 तक वहां पर यहाँ पर खड़ा हो गया। तो फिर फ्रांस और जर्मनी के दरमियान मायदा हुआ, जिसमें जर्मनी को क्या हुआ? जर्मनी को शिकस्त हो गया था। तो यहां पर वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो गया। तो इसके कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इंशाल्लाह इसके हवाले से जो दूसरे पॉइंट्स होंगे या दूसरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।